वेलकम टू क्लास डियर स्टूडेंट। पिछले अध्याय में हमने लोकसभा की कंपोजिशन यानी गठन की प्रक्रिया और उसके अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियां और उसके कार्य यानी फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड पावर्स, राइट। तो हम देखते हैं जिस तरह से हमने संसद के जो शक्तियां और कार्यों की विवेचना की है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी संसदीय कार्य होते हैं उसमें राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आप देखिए, 1 to 1 हम देखेंगे तो लोकसभा हर क्षेत्र में यानी हर सरकारी कामकाज में हमेशा ही संसद में अपना अग्रणी एक रोल निभाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों और शक्तियों की। व्यवस्थापिका का मतलब है कि विधि निर्माण में लोकसभा का क्या पावर्स रहता है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस या लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करते हैं। जैसा आपने राज्यसभा के संदर्भ में पढ़ा होगा, तो विधि निर्माण का कार्य संसद में होता है और कोई भी बिल कानून बने यानी विधि बन जाए लॉ मेकिंग के लिए, उस बिल का दोनों ही सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में पारित होना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी भी बिल पर दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो तो फिर संसद का एक संयुक्त सत्र यानी दोनों ही सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और वो बिल उसमें पारित किया जाता है। वहाँ पर लोकसभा अपने नंबर्स के आधार पर, क्योंकि सदस्य संख्या लोकसभा की ज़्यादा होती है तो लोकसभा भारी पड़ती है। और विधि निर्माण में इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा एक कदम आगे रहती है। दूसरा, वित्तीय कार्य, फिनेंशियल फंक्शंस का जहाँ तक संबंध है, राज्य के सारे वित्तीय कार्य संपूर्णतया लोकसभा के हाथ में आते हैं। अनुदान संबंधी मांगे लोकसभा के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय बजट जो होता है वो भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक, फाइनेंस बिल जो भी है वह पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि साधारण जो भी बिल है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और इवन राज्यसभा के पास वित्त विधेयक के संशोधन के कोई ज़्यादा पावर्स नहीं है। राज्यसभा केवल वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और पुनः लोकसभा को भेज सकती है। लेकिन अगर लोकसभा 14 दिन के बाद बिना संशोधन किए उस वित्त विधेयक को पुनः वापस भेजे तो राज्यसभा को स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वित्त के संदर्भ में लोकसभा बहुत ही पावरफुल होती है और सारे वित्तीय कार्य लोकसभा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, संविधान के अनुच्छेद 75(3) आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा कार्यपालिका पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण रखती है और वह चाहे तो मंत्रिपरिषद या सरकार को भंग भी कर सकती है। नियंत्रण के विभिन्न प्रकार क्या हैं आप देखिए। वह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, विभिन्न विषयों पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव जिसको एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं वह ला सकती है। इस तरह से अनुदान मांगों को अस्वीकृत करके भी लोकसभा कार्यपालिका पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। तो कार्यपालिका पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से लोकसभा का नियंत्रण होता है। फिर आता है निर्वाचन संबंधी कार्य। इलेक्टोरल फंक्शन में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंश है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वह अपनी भूमिका निभाती है। साथ ही जब आर्टिकल 66 के अनुसार संसद सदस्य संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो लोकसभा इसके साथ ही अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उसको पदच्युत भी कर सकती है। फिर जनता की शिकायतों का निवारण, रिड्रेस,
रिड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और वह प्रतिनिधि विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में एक संसदीय क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा के पटल पर वह उस क्षेत्र विशेष में जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और उस क्षेत्र के विकास के लिए लोकसभा के द्वारा अपने मांगे रखते हैं और उन मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य लोकसभा करती है, जिसमें राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान का संशोधन करना, राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के किसी न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करना, राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को निभाना, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित होना चाहिए। हालांकि ये प्रक्रिया राज्यसभा में होती है, लेकिन प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा द्वारा भी होता है। राष्ट्रपति द्वारा अगर इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की जाए, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार करना आवश्यक है और इस प्रकार लोकसभा में उसको स्वीकार करवाना आवश्यक है। एमनेस्टी यानी राष्ट्रपति अगर किसी अपराधी को सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेना आवश्यक है। वहाँ पे भी लोकसभा अपना रोल निभाती है। साथ ही सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है, यानी सार्वजनिक हित के जितने भी मुद्दे हैं उन पर बहस और जो कार्य विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वह लोकसभा के पटल पर होती है। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो लोकसभा के पावर्स जितने भी हर क्षेत्र में, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वह विधायी हो, चाहे वह कार्यपालिका संबंधी हो या अन्य कार्य हो, लोकसभा के पास पावर्स राज्यसभा से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हम लोकसभा और राज्यसभा में अगर आपस में एक रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, तो हम देखते हैं कि वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। आपने देखा वित्त विधेयकों के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है और राज्यसभा केवल परामर्श मात्र देने का कार्य करती है। मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पहले पेश होता है और राज्यसभा के पास जब लोकसभा भेजती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा और उसके पास कोई पावर्स नहीं है। अगर वह संशोधन के लिए पुनः लोकसभा के पास भेजे तो लोकसभा उसके संशोधन मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह बाउंडेड नहीं है कि उन अमेंडमेंट्स को वह स्वीकार करे ही करे। साधारण विधेयक में जो जनरल बिल्स होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, उनमें वैसे सदन के किसी भी मतलब संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, और दोनों ही सदनों में बिल पास होके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो अगर दोनों सदनों में उस बिल को लेकर गतिरोध है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा का एक एडजॉइनिंग सेशन आता है और वहाँ पर उस विधेयक को पेश किया जाता है। फिर जब वोटिंग होती है वहाँ पे, तो उस वोटिंग में पुनः लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वह राज्यसभा की सदस्य संख्या से अधिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का ज़्यादा है। मैंने ऊपर आपको समझाया कि किस तरह से वह प्रश्न पूछ के, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, काम रोको प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और साथ ही संविधान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी लोकसभा अगर चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को यानी सरकार को अपने पद से हटा सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में हालांकि दोनों ही सदनों के पास बराबर शक्तियां होती है, लेकिन पुनः अगर संविधान संशोधन में दोनों सदनों में कहीं गतिरोध होता है तो शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार उस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा जो साधारण बिलों के संबंध में अपनाई जाती है, यानी संयुक्त अधिवेशन। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहीं स्पष्ट संविधान में नहीं लिखा गया है कि संविधान संशोधन के लिए जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन
शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का एक मुकदमा हुआ था, उसमें एक डिसीजन हुआ था, एक निर्णय हुआ था कि अगर ऐसा गतिरोध आता है तो साधारण विधेयकों के संदर्भ वाली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगर उस प्रक्रिया का पालन किया जाए तो संविधान संशोधन में भी लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोकसभा कहीं ना कहीं राज्यसभा से भारी होती है। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप देखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है, या इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कभी भंग नहीं होता है। उसके सदस्य रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्य आते जाते हैं, इसीलिए राज्यसभा को एक अमर सदन कहा गया है। अगला अगर अंतर देखें तो राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के प्रतिनिधि जो हैं वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो विधानसभा अपने स्टेट की जो सीटें हैं राज्यसभा के लिए नामित, उसके लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होती है, आयु सीमा जो है न्यूनतम आयु सीमा, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, स्पीकर जो है वो चुना जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जा सकते हैं। फाइनेंस बिल जो है वह केवल लोकसभा में भी किए जा सकते हैं। राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में संसद के अधीन कर सकती है, यानी जो स्टेट लिस्ट है उसमें अगर कोई सब्जेक्ट है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उस सब्जेक्ट को संसद में के हवाले कर सकती है उस पर कानून बनाने के लिए। उसके बाद दोनों की सदस्य संख्या जो है उसमें भी भारी अंतर है। लोकसभा में 545 है, जबकि राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य संख्या है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा का है, राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। धन विधेयक के संबंध में मैंने वित्त विधेयक के संबंध में आपको बता ही दिया है कि राज्यसभा केवल सिफारसी संस्था मात्र है, वह किसी भी तरह का उसमें वित्त विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। अगर लोकसभा नहीं माने तो उसके संशोधन का कोई अर्थ नहीं है। लोकसभा में पूरी जनता का प्रतिनिधित्व है, जबकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। जो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे यूपीएससी वगैरह जो संस्थाएं हैं, ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से कोई नई सेवा अगर हो तो वो राज्यसभा पास कर सकती है, नई सेवा बना सकती है। लोकसभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जब लोकसभा भंग हो जाती है और आपात स्थिति लागू होकर दी जाती है तो उसका अनुमोदन राज्यसभा करती है। लोकसभा को इस प्रकार का विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती, यानी राज्यसभा हमेशा बने रहने वाला सदन है। और जब लोकसभा भंग हो जाती है और संसद में किसी चीज़ का अनुमोदन करवाना हो तो चूंकि राज्यसभा वहाँ पे होती है, इसलिए राज्यसभा से करवाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जबकि लोकसभा केवल उस प्रस्ताव को अनुमोदित मात्र करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारा अंतर है। इंग्लिश मीडियम में एज इट इज़ मैंने दिया हुआ है। पावर्स एंड फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिनेंशियल पावर्स, क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इलेक्टोरल पावर एंड पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट एंड ओथ ऑफिसर अदर ऑफिसर्स, राइट। उसके बाद जो अदर्स पावर है वो देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, कहीं कोई क्वेरीज डाउट